देखो हम लोग शुरू करना है आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। देखो यार केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर का शुरू करना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। जो तुम पानी पीते हो ना वो कैसा कैसा रिएक्शन करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। पानी कितने तरह का रिएक्शन करता है वो बता रहे हैं। तो पानी केमिस्ट्री में मुख्य रूप से बातचीत बंद। अरे विद्यार्थी को सर थोड़ा नहीं बाद में क्लास बाद समय बैठ जाओगे ठीक हो गया। अभी पहले सुनो समझो। यहाँ देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर बंद करो ना कॉपी को। देखो इधर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर हमको 4 तरह का केमिकल रिएक्शन पढ़ना है पानी का। पहला होता है एम्फोटेरिक नेचर। पानी का एम्फोटेरिक नेचर होता है। अब एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जो एसिड से भी रिएक्शन करता हो और बेस से भी रिएक्शन करता है। जैसे यहाँ देखो इधर बोर्ड पर NH3 बेस होता है, NH3 बेस होता है और HCl एसिड होता है। ऐसा कंपाउंड जो NH3 से रिएक्शन करता हो, NH3 होता है ये बेस और HCl क्या होता है एसिड। ये हुआ एसिड और ये हुआ बेस। तो ऐसा कंपाउंड जो एसिड से भी रिएक्शन करता हो और बेस से भी रिएक्शन करता हो उसको हम लोग एम्फोटेरिक नेचर का कंपाउंड कहते हैं। तो वाटर दोनों से रिएक्शन करता है, समझ गए? वाटर क्या करता है? दोनों से रिएक्शन करता है, एसिड से भी करता है और बेस से भी करता है, समझ गए? तो हम दिखाएंगे कि ये वाटर ऐसा सुनो इधर, इसका मतलब होता है वाटर डबल रोड होता है। और एक बात और समझो, बहुत अच्छा समझो। देखो एक बात समझो, जैसे बड़ा होना और छोटा होना रिलेटिव टर्म है, वैसे एसिड बेस एक रिलेटिव टर्म। अच्छे बच्चों को इसको इंजीनियरिंग में करना है, ध्यान से सुनना मन से। जैसे एसिड बेस एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है? बड़ा होना रिलेटिव टर्म है। तुम अपने छोटे भाई से बड़े हो और बड़ा भाई से छोटे हो, पिताजी से छोटे हो और पिताजी दादाजी से कहें छोटे हैं। बड़ा होना एब्सोल्यूट टर्म है कि रिलेटिव टर्म? रिलेटिव टर्म। कोई किसी से बड़ा हो सकता है, किसी से छोटा भी हो सकता है, नहीं समझे? ध्यान देखो, एसिड बेस एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, रिलेटिव टर्म है। जिस दिन समझ में आ जाएगा, जब एसिड बेस पढ़ाएंगे ना क्लियर हो जाएगा। तो तुम 5-7 दिन 10 दिन पढ़ाइए। एक टर्म समझो बहुत अच्छा कि एसिड बेस एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, रिलेटिव टर्म है। कोई आदमी देखो वाटर एसिड भी हो सकता है और क्या हो सकता है? बेस भी हो सकता है। तब ना इम्पोर्टेंट, जब ये सुनो, जब अमोनिया से रिएक्शन करता है, जब बेस से रिएक्शन करता है तो कौन सी बन के करता है? एसिड बन के करता है। और जब HCl से रिएक्शन करता है, HCl क्या है? एसिड है, तो बेस बन के करता है। तो माने वाटर एसिड का भी रोल कर सकता है और बेस का भी रोल कर सकता है। तुम बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। बड़ा होना छोटा होना एक रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। तुम बड़ा हो छोटे भाई से, अब बड़े भाई से क्या हो? छोटा। नहीं, बड़ा भाई पिताजी से छोटे हैं, अब पिताजी दादाजी से छोटे हैं। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा होना छोटा होना एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। कोई किसी से बड़ा है, उससे भी कोई बड़ा हो सकता है। नहीं तो तुम एक के लिए बड़ा हो तो दूसरे के लिए क्या हो? छोटा हो। नहीं तो एसिड बेस भी रिलेटिव टर्म है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पानी बेस का काम करता है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, समझ गया ना? पानी किसका काम करेगा उसके लिए? अमोनिया देखो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके लिए वाटर क्या करेगा? बेस का काम। अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस है, वाटर वहां क्या करेगा? कौन रोल में आएगा? एसिड के रोल में। काइंड रिएक्शन एसिड और बेस से होता है। एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। काम है कॉलेज से, कॉलेज संबंधी काम है। और एक मिनट क्या है? देखो हम लोग सीख रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, पानी का केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी इसका 4 तरह का होता है। आप देखो जल्दी, आप देखो ये 4 तुम समझ गया पूरा एनसीईआरटी याद। और एनसीईआरटी याद नहीं, एनसीईआरटी से ज्यादा याद बात याद देखा है कि इंजीनियरिंग मेडिकल का भी हम उसमें डालते जाते हैं। तो ध्यान से देखिए। देखो इधर एम्फोटेरिक नेचर का मतलब हुआ पानी
पानी एसिड से भी रिएक्शन करेगा, बेस से भी रिएक्शन करेगा, यानी डबल रॉक में है। और एक बात समझाए, बोलो तो एसिड और बेस जो आगे डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं उनको ये ध्यान देना है, ये बता रहा हूँ। आगे लेवल में फिर एक चैप्टर पढ़ोगे एसिड बेस सॉल्ट, आगे एक चैप्टर आएगा एसिड बेस और सॉल्ट। मूड हिलाइए, बात नहीं करिए। देखिए इधर एसिड बेस और सॉल्ट एक चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में सब बात बताएंगे। लेकिन अभी जो अच्छे बच्चे हैं पहले क्लास पकड़ लेगा। बोलो एसिड और बेस एब्सोल्यूट टर्म है कि रिलेटिव टर्म है? रिलेटिव टर्म। समझ गया बात को? जैसे रिलेटिव टर्म का क्या मतलब होता है, तुम अपने छोटे भाई से बड़े हो, बड़ा भाई से क्या छोटा, अब बड़ा भाई पिताजी से छोटे हैं, अब पिताजी दादाजी से छोटे हैं, तो बड़ा होना, कोई बड़ा है तो किसी के रेस्पेक्ट में बड़ा है। तो देखो यार यहाँ ध्यान दो, अमोनिया बेस है स्ट्रॉन्ग, तो पानी यहाँ कौन सी बन जाता है? एसिड बन जाता है। और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब इससे रिएक्शन करता है एसिड से क्या बन जाता है? बेस बन जाता है। तो अब वाटर दोनों नेचर शो करता है, एसिड का भी नेचर शो करता है और बेस का भी, इसीलिए कहते हैं एम्फोटेरिक पानी का। हम दोनों रिएक्शन करके दिखाएं, पानी एसिड से भी रिएक्शन करता, जब एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है? बेस। यानी देखो इसका मतलब वाटर एसिड भी है और बेस भी है। अब तो समझो एसिड भी है और क्या है? बेस भी है। यानी वाटर एब्सोल्यूट, यानी एसिड और बेस कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। वाटर एसिड भी बन सकता है और बेस भी बन सकता है। सामने वाला कौन है? स्ट्रॉन्ग बेस आ गया तो वाटर किस रूप में काम करेगा? स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बेस बन जाएगा। तो बोलो तो वही वाटर था, कभी एसिड बन गया, कभी बेस बन गया। वही आदमी है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। नहीं समझ में आया? तो एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, बड़ा छोटा होना एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। वैसे ही एसिड और बेस एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। कभी वही चीज एसिड बन सकता है, ये इसी को एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। वाटर एसिड का प्रॉपर्टी शो कर सकता है और बेस का भी प्रॉपर्टी शो कर सकता है। देखो जब अमोनिया के साथ आता है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पानी कौन सी बन जाता है? एसिड के रूप में, तब एसिड का बेस रिएक्शन हो जाता है। यहाँ HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तब इसके साथ क्या बन जाता है? बेस की तरह काम करता है। समझ गए? तो हम लोग इस बात को हम समझते हैं, एम्फोटेरिक नेचर आपको समझ में आ गया। अब रिएक्शन को हम क्लियर कर लें, काम हमका क्लियर हो जाएगा। तो बोलो वाटर का कौन नेचर है? एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड से भी रिएक्शन करता हो और बेस से भी रिएक्शन करता हो। और सुनो, और बढ़िया से कहो, ये एसिड भी बन सकता है और बेस भी बन सकता है। जब ये बेस से रिएक्शन करता है तो एसिड की तरह व्यवहार करता है, और जब स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करता है तो बेस की तरह व्यवहार करता है। माने वाटर एसिड भी के तरह भी काम करता है और बेस की तरह काम करता है। सामने वाला को देखता है, सामने वाला स्ट्रॉन्ग एसिड आया, ये बेस की तरह काम करता है। सामने वाला स्ट्रॉन्ग बेस आ गया तो ये एसिड की तरह काम करता है। समझ गए बात को? तो एम्फोटेरिक नेचर सबको समझ में आ गया। अब इसको हम समझते हैं कि क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। एम्फोटेरिक मतलब समझा? जो एसिड से भी रिएक्शन करे और बेस से भी रिएक्शन करे, जो एसिड की तरह भी व्यवहार करे और बेस की तरह भी व्यवहार करे, ऐसे एम्फोटेरिक नेचर क्लियर हो गया। अब हम सर आपको ये बताने जा रहे हैं इसका रिएक्शन, ठीक है? तो देखो तो पहला, चलो हम लोग ऐसे सुनो, पहले तो हेडिंग लिखो। आप लोग ये नोट करना चाह रहे हैं तो पहले ऐसे नोट कर लो कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। लिखो, हेडिंग लिखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ठीक से लिखो, केमिकल प्रॉपर्टी। यूट्यूब वाला बच्चा सब इतना बढ़िया से पढ़ रहा है, तुम लोग मन से पढ़ो, सब याद रखो। लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। क्लास के बाद सब सुनते हैं, सब याद हो जाएगा, क्लास में ही याद हो जाता है। अच्छे बच्चे जिनको कंप्लीट करना है क्लास में ही याद हो जाएगा। टोटल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, देख लिया? बहुत अच्छा से सीखेंगे, सब कुछ क्लास ही में याद हो। बोलो, हेडिंग लिखा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। बोलो वाटर कितने तरह का प्रॉपर्टी करता है? 4 तरह का। कैसा? एम्फोटेरिक नेचर, रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेट फॉर्मेशन। ये 4 तरह का। आप बोलो पहला रिएक्शन तुमको क्लियर हो गया, सब बच्चों को क्लियर है। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड से भी रिएक्शन करे और बेस से भी रिएक्शन करे। अच्छा बोलो तो ये बात भी समझ में आ गया, एसिड बेस एब्सोल्यूट टर्म है कि रिलेटिव टर्म है? रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। बड़ा होना एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। तुम अपने छोटे भाई से बड़े हो, बड़े भाई से छोटे हो, अब बड़ा भाई पिताजी से छोटे हैं,
आप पिताजी दादाजी से छोटे, तो एब्सोल्यूट कहाँ हुआ? जो आदमी बड़ा है तो छोटा हो जा रहा है, एक आदमी के सामने बड़ा है दूसरे का आदमी छोटा, तो बड़ा होना या छोटा होना एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। तुम किसी के लिए बड़ा हो तो किसी से छोटा भी हो नहीं, तो इसलिए जैसे बड़ा होना और छोटा होना एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, वैसे ही केमिस्ट्री में एसिड और बेस एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। अब देखो यही वाटर अमोनिया के साथ एसिड बन जाता है और HCl के साथ क्या बन जाता है? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वाटर क्या बन जाता है यहाँ? बेस। और यहाँ अमोनिया बेस है तो यहाँ वाटर कौन सी बन जाता है? हम लोग देखेंगे कि वाटर का ड्यूअल कैरेक्टर है, वो एसिड की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह, इसी को एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। चलो अब हम लोग ये 4 पॉइंट नोट कर लिया, 4 पॉइंट नोट कर लिया ना सर? तो पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं एम्फोटेरिक, मिटाओ इसको, नोट कर लिया ना चारों? केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं एम्फोटेरिक नेचर। देखो इधर पहला पॉइंट एम्फोटेरिक नेचर को एक्सप्लेन कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में। देखो अब क्लियर हो गया, यहाँ देखो NH3, यहाँ देखो NH3 अब प्लस वाटर, NH3 प्लस वाटर। देखो यहाँ NH3 क्या है? बेस है, तो ये क्या बन जाएगा? बोलो यहाँ एसिड, क्या है? एसिड बेस का रिएक्शन होता है। अब सुनो, जो बेस होता है वो H प्लस लेता है और जो एसिड होता है वो H प्लस लेता है, तो बोलो ये H प्लस इसको देगा, तो ये क्या बन जाएगा? बोलो NH4 प्लस, अब बचेगा कितना? OH माइनस। आगे पढ़ाएंगे जो एसिड होता है वो H प्लस देता है। अब यहाँ देखो जो जो बेस होता है वो H प्लस लेता है, तो इन्हें एसिड दिया तो बेस हो गया, ये दिया OH2O, तो ये बेस और एसिड और ये NH4 प्लस हो गया, ठीक है? या NH4 OH कहेंगे इसको, बन जाता है। तो यहाँ देखो प्लीज ध्यान दो, यहाँ अमोनिया बेस है तो वाटर क्या हो गया? एसिड। अब आओ तो हम HCl लेते हैं, HCl एसिड है, तो यहाँ वाटर क्या बन जाएगा पता है? बेस। और क्या बोलो, ये एसिड है H प्लस देगा, तो बेस यहाँ क्या बन जाएगा? H3O प्लस और ये Cl माइनस। जो एसिड होता है वो H प्लस देता है। बोलो तो यहाँ देखो था H प्लस कौन दिया? वाटर। किसको दिया? अमोनिया को। तो जो H प्लस लेता है वो बेस, जो देता है वो एसिड। यहाँ एसिड हो गया वाटर, ये बेस। यहाँ देखो क्या हुआ? ये स्ट्रॉन्ग एसिड था तो यहाँ बेस की तरह ही काम कर रहा है। ये H प्लस दे रहा है तो क्या हो गया? H3O प्लस, H प्लस ले लिया, इसमें एक H प्लस बढ़ गया, तो H2O में एक H प्लस जोड़ोगे H3O प्लस बन जाएगा। क्लियर? अब देखो ये Cl माइनस, तो देखो यहाँ देखो वाटर हुआ एसिड, यहाँ वाटर क्या हुआ? बेस। नहीं तो बोलो एक रोल में है कि डबल रोल में? एसिड से रिएक्शन करता है और बेस से, इसलिए दोनों रिएक्शन। पहला प्रॉपर्टी क्लियर, नोट कर लो, याद भी हो गया होगा, नोट कर लीजिए। अब बाद में देख लो, कॉपी लेकर नोट कर लो, नोट करिए नोट करो सर, नोट करिए, नोट करिए बढ़िया से। जल्दी नोट करो। नोट सुनो इधर, क्लास के बाद मैं सुनूंगा कि एक ग्रेड स्टूडेंट कितना है, पूरा क्लास में कितने लोगों को याद हो जाए। एम्फोटेरिक मतलब हुआ वाटर, एम्फोटेरिक नेचर मतलब एसिड से रिएक्शन करेगा और बेस से रिएक्शन करेगा। एसिड बेस एब्सोल्यूट टर्म है कि रिलेटिव टर्म? रिलेटिव टर्म। अब देखो वही पानी कभी एसिड बन जाता है, वही आदमी कभी बड़ा बन जाता है, कभी क्या होता है? छोटा। एब्सोल्यूट टर्म नहीं हुआ। अब माने बड़ा मतलब हमेशा बड़ा रहता है, एब्सोल्यूट रिलेटिव है, किसी के लिए बड़ा है किसी के लिए छोटा। एब्सोल्यूट टर्म रिलेटिव। अब आओ, एक प्रॉपर्टी खत्म हो गया, दूसरा प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं। सेकंड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, देखो यार बेटा दूसरा पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम लोग पढ़े। अब सेकंड पॉइंट है रिडॉक्स रिएक्शन, बता रहे हैं। बोलो तो पानी कितने तरह का रिएक्शन करता है? 4 तरह का। किसी को याद हुआ पूरा? कौन कौन बोलता? एम्फोटेरिक नेचर, रिडॉक्स रिएक्शन और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, हाइड्रेट फॉर्मेशन। फिर से ध्यान दो, 4 तरह का रिएक्शन, पूरा केमिस्ट्री याद हो जाए। बाहर निकलोगे चारों बोल दोगे। एनसीईआरटी देखो पता चलेगा कि एनसीईआरटी से ज्यादा हमको याद है। तो आप इंजीनियरिंग में जाओगे, मेडिकल में जाओगे, इंटर में सब क्वेश्चन बन जाएंगे। बोलो तो वाटर के कितने केमिकल प्रॉपर्टी? 4। पहला कौन है? बोलो एम्फोटेरिक नेचर। दूसरा क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। और तीसरा क्या है? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। चौथा क्या है? हाइड्रेट। 4 तरह का
भी गया। एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिड से भी रिएक्शन करता हो और बेस से भी रिएक्शन करता हो। और एक अच्छा बच्चा ये भी जान गया कि एसिड और बेस एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, कि कभी वही चीज एसिड बन सकता है, कभी वही चीज क्या बन सकता है, सामने वाला कौन है उसको। ठीक है बेटा इसको। अब चलो अगला पॉइंट देखो, यहाँ देखो बाबू, अगला पॉइंट देखो, एक मिनट। केमिकल प्रॉपर्टी का दूसरा पॉइंट, हम सेकेंड पॉइंट बताने जा रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। देखो इधर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन। अच्छा तुम लोग 9th में ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा है? पढ़ा होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा है नहीं पढ़ा? ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पढ़ा? 9th में ऑक्सीडेशन नंबर सब पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम पढ़ाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाए, बहुत क्लियर हो जाए। देखो इधर रिडॉक्स मतलब हुआ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों। अब देखो इधर रिडॉक्स में पानी का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। यहाँ देखो, यहाँ देखो सोडियम, अच्छा Na है, देखो Na प्लस वाटर H2। अब देखो Na प्लस वाटर तो यहाँ बन जाता है NaOH, तो 2Na प्लस 2H2O, तो 2NaOH अब प्लस क्या बन जाता है H2। ये हुआ। अब देखो यार एक मिनट समझो, इधर सुनो इधर। अभी तुमको हम बता, एक मिनट हम लोग पढ़ेंगे आगे कि यहाँ फ्री मेटल का एक बातचीत, फ्री मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर इसका -2 और यहाँ पर इसका +1 और यहाँ इसका +1, ये हो गया 0। ठीक है, ये हो गया +1। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होगी ऑक्सीडेशन, कमी होगी तो क्या होगा रिडक्शन। बोलो यहाँ सोडियम का वृद्धि हुआ कि ऑक्सीडेशन, बोलो तो क्या हुआ? यहाँ क्या हुआ बोलो तो? सोडियम का यहाँ क्या हुआ बोलो? क्या हुआ? क्या हुआ? बढ़ गया। कहाँ? ये सब सिखाएंगे कैसे -2 सिखाएंगे। अभी सीख लो, अभी इतना सीखो कि सोडियम 0 से कहाँ चला गया +1। इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ तो क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। H का देखो +1 से कहाँ क्या बोलता? 0। +1 से कोई +1 से +1 कोई चीज नहीं। ये +1 से कहाँ गया? 0। तो बोलो +1 से 0 हुआ, घटा कि बढ़ा? डिक्रीज। तो इसको कहते हैं रिडक्स। देखो रिडक्स। बोलो यहाँ वाटर का क्या हो रहा है? रिडक्शन। वाटर का क्या हो रहा है? रिडक्शन। लिखो रिडक्शन, रिएक्शन ऑफ वाटर लिखो। और रिडॉक्स मतलब क्या? रिडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो वाटर का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। देखो यहाँ वाटर का क्या हुआ? पर यहाँ देखो तो +1 से कहाँ गया बोलो? 0 में। तो क्या हुआ यहाँ बोलो? +1 से 0 में हुआ तो घटा कि बढ़ा? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया कि इंक्रीज किया? डिक्रीज किया। तो डिक्रीज तो रिडक्शन, इंक्रीज तो ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का, वाटर का क्या हुआ? रिडक्शन। लिखो रिडक्शन रिएक्शन ऑफ वाटर। लिखो रिडक्शन रिएक्शन ऑफ वाटर। यानी लिखो रिडक्शन। पानी का यहाँ रिडक्शन हो रहा है, अब दिखाएंगे पानी का ऑक्सीडेशन। लिखो अब दिखाएंगे पानी का ऑक्सीडेशन। 4 तरह का केमिकल रिएक्शन। 4 तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, 4 तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। ध्यान से देखेंगे, नोट करो जल्दी। पहला टाइप हो गया, दूसरा टाइप बता रहे हैं। पानी सुनो, पानी का ऑक्सीडेशन भी होता है और पानी का रिडक्शन भी। दोनों नोट करो जल्दी, नोट कर लिया ये? नोट करो। अच्छा सुनो, कोई बच्चा कहेगा 0 1 कहाँ से आएगा? तुमको एक चैप्टर पढ़ाएंगे ना ऑक्सीडेशन में, सिखा देंगे कहाँ कैसे 0 कैसे 1 ये सब सिखाएंगे। अब तुम लोग 9th में पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन नंबर था। यहाँ देखो फ्री स्टेट में किसी मेटल का ऑक्सीडेशन कितना होता है? 0। अभी कहाँ से वो हम बताएंगे। अभी देखो 0 से कहाँ गया? 1 में। बढ़ जाए, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन और डिक्रीज होगा तो क्या कहेंगे? रिडक्शन। समझ में आया बात? नोट करो जल्दी, नोट करो, जल्दी नोट करो फटाफट।
अच्छा बोलो तो यहाँ वाटर हमको पढ़ना क्या है, वाटर वाटर का क्या हो रहा है, +1 से कहाँ जा रहा है, 0 में, तो क्या हुआ यहाँ रिडक्शन, तो रिडक्शन रिएक्शन होता है, क्या हुआ अब दिखाएंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, ठीक है। चलो जाते हैं, अब देखो तुरंत देख लेगा, देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ वाटर, लिखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ वाटर। अब ये था रिडक्शन, ये रिडक्शन रिएक्शन है, देखो पानी का यहाँ रिडक्शन हो रहा है, देखो +1 से और 0 में जा रहा है, तो ये क्या हुआ रिडक्शन की ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब दिखा रहे हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देखो दूसरा टाइप भी क्लियर हो रहा है, और जो अच्छे बच्चे हैं उनको याद भी हो रहा है, तुरंत याद हो जाएगा। अब देखो इधर हम अब देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन, यहाँ देखो सेकंड रिएक्शन, इसको मिटा दो, लिख लिया है, अच्छा एक जगह रहेगा तो मिलाने में होगा, देखो यहाँ F2+1 है, ठीक है, तो यहाँ ये 2F2 और 2H2 बन जाता 4HF, अब बैलेंस क्या होगा 4 अब देखो यहाँ देखो बोर्ड पे है, यहाँ देखो ये 0 यहाँ -1, ये देखो ये फ्री स्टेट में 0, यहाँ देखो यहाँ -2 ऑक्सीजन का, यहाँ 0 फ्री स्टेट में 0 होता है, अकेला रहेगा तो 0 होगा, यहाँ F2 अकेला है H का होता है +1, F का -1, तो बोलो तो F2 का क्या हुआ, कौन बताएगा, बोल रिडक्शन नहीं हुआ, देखो तो 0 से कहां चला गया -1, क्या बोलेंगे रिडक्शन, रिडक्शन, ये हुआ रिडक्शन, ये हुआ रिडक्शन। चलो इसको मिटाओ, इसका काम नहीं है, चलो अब बोलो यहाँ देखो तो O का कहां से कहां जा रहा है, बोलो साहब ईमानदारी से, -2 से कहां 0 में, बोलो पहले तुमको 2 रुपया कर्जा था, अब 0 रुपया, पहले से अमीर हो गया, 2 रुपया किसी का कर्जा नहीं है बेटा, -2 से कहां गया 0, बढ़ा कि घटा, बोलो बढ़ घटा, -2 से 0 में गया बढ़ा, तो बढ़ा इंक्रीज क्या हुआ ऑक्सीडेशन। अब देखो यहाँ वाटर का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, लिखो ऑक्सीडेशन, ठीक है ऑक्सीडेशन, लिख लिया, देखो तो अब बोलो तो वाटर का दोनों रिएक्शन, तुम केमिस्ट्री में वाटर दो तरह का रिएक्शन करेगा, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन, नोट करो ये क्या हो, यहाँ वाटर का क्या हो रहा है रिडक्शन, लिखो हियर वाटर इज रिड्यूस्ड, लिखो हियर वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड, लिखो नीचे ऊपर में लिखो हियर वाटर इज रिड्यूस्ड, हियर वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड, लिखो जल्दी हियर वाटर इज रिड्यूस्ड, यहाँ पर लिखेंगे हियर वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड, मतलब वाटर का ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो सकता है और रिडक्शन रिएक्शन भी हो सकता है। Done. जाने बाबू जल्दी आप बोलो तो, अच्छा सुनो तो वाटर का क्या रिएक्शन तुमको याद हो गया, देखो कौन कौन, एम्फोटेरिक बिहेवियर, एम्फोटेरिक का मतलब एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करेगा। अब ये रिएक्शन भी याद हो गया, वाटर ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। अब अगला पॉइंट, अब ये मिटा रहा हूँ, तीसरा पॉइंट ना मिटा रहा हूँ, अब मिटा इसको। अब एक बात सुनो, एनसीईआरटी एक बहुत अच्छा रिएक्शन दिया है, यहाँ देखो एम्स आईआईटी का रिएक्शन है, अब जो लिखाने जा रहे हैं बड़ी ध्यान से सीखेगा, बहुत ध्यान से सीखना। अभी आप ये जो रिएक्शन लिखने जा रहे हैं वो इंटर में नहीं पूछेगा, 11 12 में आईआईटी और एम्स में आएगा, थोड़ा ध्यान से देखना, कितने लोगों को समझ में आ जाता है। या हम लोग पढ़ रहे हैं कौन चीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर का केमिकल प्रॉपर्टी पर है H2O का, और केमिकल प्रॉपर्टी इसके 4 तरह के होते हैं, कौन कौन बताएगा, कौन कौन होता, कौन कौन बताया, एम्फोटेरिक नेचर, दूसरा डॉक्स रिएक्शन, तीसरा क्या होता है हाइड्रोलिसिस, और चौथा सब याद
क्लियर हो गया। अब तुम बात समझ भी रहा है, ईमानदार है, ध्यान से समझ रहा, समझ गया। अब एक रिएक्शन जो बताने जा रहा है, अभी जो बताने जा रहा है, जिसको एम्स और आईआईटी करने का थोड़ा भी ब्रेन हो, संभावना हो, इच्छा हो कि हम डॉक्टर बनते, उसको बड़ी ध्यान से आईआईटी और एम्स 20 को क्वेश्चन लिखे, 20 को क्वेश्चन पूछता है। बातचीत है बड़ी गार्जियन को भेजना, क्लास को डिस्टर्ब करके पता नहीं चल रहा है कि तुमसे मेरे जैसा बेवकूफ बच्चा सब नहीं पढ़ा है। तो क्लास में बार-बार समझाते हैं ना, क्लास में पढ़ते हो तो ध्यान से पढ़ो ना, बहुत लोग पढ़ते हैं, तुम्हारे काम सब बर्बाद हो जाएगा। 3 बार 4 बार रोज हम समझाते हैं, इतना बढ़िया टॉपिक बता रहे हैं, ध्यान नहीं बोलते। क्या देखो हम लोग ये बात कह रहे थे, अभी एक रिएक्शन और है, ये इसमें देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है। देखो इसमें है ना कम से कम 50 रिएक्शन इंजीनियरिंग में, 50 क्वेश्चन मेडिकल में है। ध्यान से सीखो, जितना तुम 50 पाओगे उतना 50 पाओगे। देखो यहाँ बोर्ड पर ये देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, 6CO2, पूरा ध्यान से सुनिए, 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है, और यहाँ पर सनलाइट है, सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सनलाइट पढ़ा भी होगा बोर्ड में। सनलाइट यहाँ क्या होता है, क्लोरोफिल, और क्या बनता है, C6H12O6 प्लस कितना 6 मॉलिक्यूल वाटर और प्लस 6O। इसको और अच्छा से लिखना, समझाना बहुत अच्छा रिएक्शन है। इसमें सुनो इधर, बातचीत कोई नहीं करेगा, बहुत ध्यान रखिए, यहाँ बहुत अच्छा से लिखना है। देखो फोटोसिंथेसिस, ये देखो इधर आईआईटी मेडिकल को यदि रिएक्शन पूछना होगा, एनसीईआरटी दिया है कि फोटोसिंथेसिस में भी वाटर का रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। कैसे, उसी को दिखाना है। तो देखो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन क्या होता है, देखो इधर 6CO2, बातचीत नहीं है, बैक बेंच, 6CO2 प्लस 12H2O, 6CO2 प्लस 12H2O, 6CO2 प्लस 12H2O, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सनलाइट, और यहाँ लिखेंगे क्लोरोफिल, और इसके बाद ये बनता है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये रिएक्शन, यहाँ देखो बोर्ड, ये रिएक्शन। अब इस बात को समझो, देखो तुम लोग सुनो इधर, अब एक बात समझने का प्रयास करो, सनलाइट का क्या जरूरत है, क्लोरोफिल की क्या जरूरत है। अब देखो एक बात, जैसे एक बात हम समझो पूरा ध्यान से, फोटोसिंथेसिस में इसका क्या, सनलाइट का क्या मतलब। जैसे हम लोग खाना जो पेड़ पौधा में बैक में चले, इधर बोर्ड पर ध्यान रखना, सब पढ़ाई करके 2-3 बच्चा भी ग्रुप बनने दो, इतना भी पैसा दीजिएगा ग्रुप में, उसके बाद मरते रहिएगा छटपटा के, ये ग्रुप में रखेंगे, बातचीत सब बंद। अरे जब अच्छा से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बीच में बातचीत करना जरूरी है, शाम को बोर्ड पर नहीं देख सकते। देखो इधर 6CO2 12H2O सनलाइट क्लोरोफिल, बता रहे हैं, खड़ा करेंगे तभी देखना, जो दिमाग बोर्ड पर नहीं उसको बोलने भी नहीं आएगा। सनलाइट क्या करता है, सनलाइट से एनर्जी क्लोरोफिल करता है। जैसे हम लोग मान लो खाना बनाते हैं, आलू कच्चे खा लेंगे, उबालते हैं, हीट करते हैं, ये जो सनलाइट से ये क्लोरोफिल हीट है, और उस हीट से बड़ा काम करके बना सड़ा हुआ CO2, अब पानी को मिला के गेहूं का बनता है। CO2 गैस फैक्ट्री से निकल रहा है, जहां तहां से निकल रहा है, पेड़ पौधा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। पेड़ पौधा हम लोग बड़े काम का है, तो सुनो, हम लोग CO2 छोड़ के पेड़ को गंदा करते हैं, और ये क्या करता है, देखो इस CO2 को एब्जॉर्ब खा के पानी से मिला के उनको सांस लेने की ऑक्सीजन बैलेंसिंग। तुम एटमॉस्फेयर से CO2 सांस में छोड़ते हो,
आप देखो जितना जीव जंतु है सब CO2 सांस में करता है। पेड़ पौधा क्या करता है, उस CO2 को देखो कितना प्रकृति में बैलेंसिंग है, कितना बैलेंसिंग। देखो पेड़ पौधा इसी CO2 को पानी से मिला के और समझो और क्या बनाता है, ग्लूकोज, गेहूं चावल। ये ग्लूकोज गेहूं चावल समझता है, ये ग्लूकोज बना देता है। और यहाँ देखो और शुद्ध ऑक्सीजन लिखा, तो पॉइंट ध्यान है यहाँ पर। पहले समझो एक बात, इस रिएक्शन को हमने क्यों यूज किया फोटोसिंथेसिस में। देखो यहाँ एक बात ध्यान दो, यहाँ वाटर है, यहाँ भी वाटर है कि नहीं वाटर। अब देखो तो यहाँ क्या होगा -2 और यहाँ O2 में कितना हो गया बोलो तो 0। तो बोलो कहाँ जा रहा है, -2 से क्या जा रहा है 0। बोलो क्या हुआ, -2 से क्या हुआ बोलो तो बढ़ रहा है कि घट रहा है। हाँ यहाँ देखो ऑक्सीजन का कितना बोलो तो -2, यहाँ कार्बन का कितना बोलो तो, कार्बन का कितना है ऑक्सीजन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ +4, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, और यहाँ देखो तो यहाँ पर निकालोगे ना तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा क्या होगा 0, रिएक्टेंट में 0। यहाँ +4 से कहाँ जा रहा बोलो तो, कहाँ जा रहा है 0 में, तो क्या हो जाएगा, अरे 12 को प्लस है, 12 को माइनस, ये -2 हुआ, ये प्लस नहीं, तो क्या हो जाएगा -2 12 माइनस 12 प्लस खत्म। इसी पर कितना पड़ेगा 0। यहाँ देखो बोर्ड पर यहाँ +4 से कहाँ जा रहा है 0 में, तो बोलो तो क्या हो गया, यहाँ बढ़ा कि घटा, डिक्रीज का मतलब क्या रिडक्शन, यहाँ रिडक्शन हुआ, CO2 का रिडक्शन। और यहाँ बोलो और वाटर का क्या हुआ बोलो तो, यहाँ -2 से वाटर कहाँ जा रहा है बोलो तो 0 में, क्या हुआ ऑक्सीडेशन, लिख लीजिए, ये भी लिख लो, ये रिएक्शन नहीं चलेगा बोलता है यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ। एकदम ध्यान से लिखो, बातचीत नहीं करो, ध्यान से लिखो, परीक्षा में पता चलेगा कि कोई फर्स्ट करेगा कोई फेल करेगा। जल्दी से ध्यान दो साहब, नोट करो फटाफट, नोट कर लिया सर, जल्दी से नोट कर लीजिए बढ़िया से। जल्दी नोट कर लिया, आगे बढ़ाएं। बोलो था यहाँ पानी का क्या हो रहा है, बोलो था ऑक्सीडेशन, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है रिडक्शन, तो ये भी रिडक्स रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। एनसीईआरटी दे दिया है इसको भी, लेकिन यहाँ देखो इस रिएक्शन को सब बहुत अच्छा से पढ़ाना था, बहुत अच्छा से पढ़ाना था। अब देखो तुम लोगों को कितना कितना गड़बड़ है, मैट्रिक लेवल में कितना गड़बड़ पढ़ा, सब यहाँ क्लियर हो जाएगा। ये रिएक्शन 8वां से बच्चा पढ़ने लगता है, कौन 8वां 9वां से पढ़ता है, लेकिन नॉलेज एमएससी तक पढ़ना है। और तुमको सच्चाई बता दें, सच्चाई जानोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे, अभी तक वैज्ञानिक इसका मैकेनिज्म पूरा नहीं समझ पाया है। मतलब समझो क्लोरोफिल जो है वो, एक बात सुनो यहाँ, एक बात समझो, क्लोरोफिल क्या करता है, CO2 और वाटर को मिला के गेहूं चावल बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बना देता है। लेकिन सुनो फैक्ट्री में कौन गैस निकलता है, CO2। अब पानी भी अपराध मिलता है, लेकिन वैज्ञानिक क्लोरोफिल का मैकेनिज्म समझ जाएगा पूरा पूरा, अभी बना नहीं पाया वैज्ञानिक क्लोरोफिल। तो सुनो तो फैक्ट्री में सुनो यार, गेहूं चावल बनने का फैक्ट्री में हर जगह फैक्ट्री बन जाएगा, गेहूं चावल बनना, किसान को झाड़ खाद बनने का जरूरत नहीं होगा, गेहूं चावल फैक्ट्री में बनने लगेगा। CO2 निकल रहा है, अब पानी भी मिल रहा है, तो जहाँ फैक्ट्री रहेगा CO2 वाला वहीं गेहूं चावल का फैक्ट्री बन जाएगा। लेकिन उसके लिए चाहिए पेड़ पौधा, उसमें क्या होता है क्लोरोफिल। फैक्ट्री के बगल में पेड़ पौधा लगा दो, बहुत अच्छा हो, क्या करेगा उसको CO2 और वाटर को मिला के, सुनो यार, वायुमंडल को शुद्ध कर देगा। इसलिए पेड़ पौधा लगाना बहुत जरूरी है। जिस वायुमंडल को हम लोग CO2 से दूषित करते हैं सांस छोड़ के, वही फिर पेड़ पौधा क्या करता है, क्लोरोफिल से उस CO2 को यूज करके और हम लोग को क्या देता है ऑक्सीजन। अब एक बात बताओ ध्यान से प्लीज, बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्लोरोफिल। ध्यान देखो क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये मैकेनिज्म अभी 100% क्लियर लोगों को नहीं
हुआ। क्यों नहीं क्लियर हुआ? देखो यदि क्लियर हो जाता, अरे आप ब्लड बना सकते हैं फैक्ट्री, ब्लड बना सकते हो, हार्ट बनता है, नहीं बहुत सारा पार्ट, किडनी बनता है, ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन क्लोरोफिल यदि बन जाता, उसका मैकेनिज्म यदि प्रैक्टिकली बन जाता, तो खेत में गेहूं चावल लगाने की जरूरत, आर्टिफिशियल क्लोरोफिल बना के, जहाँ फैक्ट्री चल रहा है वहाँ CO2 निकल रहा है, और पानी गिरा के मिला के और क्लोरोफिल नकली बना के, आर्टिफिशियल केमिकल क्लोरोफिल बना के, और हम लोग गेहूं भी बना देते, चावल भी बना देते। किसान को उतना तंग होने की जरूरत नहीं होती। ये गेहूं चावल तो बनता है क्लोरोफिल। पेड़ पौधा का पत्ता बनता है, पत्ता में क्या रहता है? क्लोरोफिल। अच्छा बोलो तो तुम लोग कितना नॉलेज है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, फटाफट सब फिल करेगा। बोलता है क्लोरोफिल में, यहाँ देखो ये फोटोसिंथेसिस होता है, सबसे ज्यादा ग्रीन लाइट में होगा कि रेड लाइट में? ग्रीन लाइट में कि रेड लाइट में कि ब्लू लाइट में? हाँ, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन लाइट में होता है? रेड लाइट। अब सुनो, अब क्या होता है सब लोग कहानी देखो, तो लोग कितना कम नॉलेज है, याद ध्यान दे। कब समझ आया ग्रीन लाइट में कैसे? कब पत्ता तो ग्रीन दिखाई पड़ता है, तो जब व्हाइट लाइट पड़ता है इस पर क्लोरोफिल पर, तो ग्रीन को छोड़ के सब कोई एब्जॉर्ब कर लेता। व्हाइट लाइट 7 कलर का विजियो पढ़ा है ना? व्हाइट लाइट कितने कलर का मिक्सचर है? 7 कलर। विजियो नाम पढ़ा है? विजियो बलिया नाला, तो विजियोर में जो 7 कलर है उसमें से 6 कलर को ही खा जाता है। कौन? एब्जॉर्ब कर लेता है, खा जाता है। बचा कौन कलर? वही ग्रीन दिखाई देता है। ग्रीन कलर का सुनो, ग्रीन कलर को पत्ता फेंक देता है बाहर, इसलिए तुमको दिखाई पड़ता है कौन कलर? समझ में आया? तुम जो कहते हो नीले गगन की तरह गाना गाते हो, नीला कोई गगन नहीं है। सुनो यार, ब्लू लाइट चित्राता जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाता है, आंख को काफी दिखाई भी पड़ता है। तो तुम जब आकाश की सीमा देखने जाओगे ना, बाउंड्री कहीं नहीं कुछ है, कहीं कुछ नहीं है। ब्लू जो तुम देख रहे हो ना, फिर ब्लू दिखाई पड़ता है। लाइट स्कैटर्ड होता है तो रेड दूर तक चला जाता है, इसलिए रेड कलर का सिग्नल बनता है। रेड कलर बहुत दूर तक जाता है। काहे कि देखो सुबह में और शाम में सूरज लाल दिखाई देता है। काहे सुबह में और शाम में सूरज बहुत दूर हमसे चला जाता है, नहीं दूर रहता है, बहुत दूर रहता है। तो खाली कौन लाइट आता है हमारे पास? रेड, दूर तक वही, बाकी सब लाइट खत्म हो जाता है। हम रेड लाइट सुबह उगता हुआ सूरज क्या कैसा देखो? लाल। क्यों लाल दिखाई पड़ता है? रेड कलर बहुत दूर तक जाता है और ब्लू कलर स्कैटर्ड हो जाता है। तो बोलो जो नीला गगन तुम देख रहा है, नीला गगन कुछ नहीं है। नीले गगन की तरह जो बातें हैं, नीला गगन कुछ नहीं है। वो क्या है? पूरा शून्य है, खाली है। तो लाइट स्कैटर्ड हो गया है, वही लाइट ब्लू लाइट तुमको दिखाई पड़ता है। वहां जाओगे तो फिर उतना आगे और दिखाई पड़ेगा ब्लू लाइट। कहीं आकाश की बाउंड्री नहीं है। समझ गया ना? यूनिवर्स इज मिस्ट्री, ब्रह्मांड एक रहस्य है। समझ गया? सोचते सोचते बूढ़ा हो जाओगे पता नहीं चलेगा। वैज्ञानिक सब बूढ़ा हो गया कितना सोचते। वो जो ब्लू देख रहे हैं, ब्लू कहीं कुछ नहीं है। क्या हुआ है ब्लू का? अच्छा पत्ता जो तुम ग्रीन देख रहे हो, ग्रीन के कारण क्या है? क्लोरोफिल कौन लाइट को एब्जॉर्ब कर देता है? ग्रीन को छोड़ के सबको खा जाता है, एब्जॉर्ब कर नहीं। जैसे सुनो, अति देखा है स्पंज, स्पंज नहीं देखा? पानी में डाल दो तो पानी को क्या कर देता? दबाओ पानी कर। तो इसे क्या कर लेता है? क्लोरोफिल पहले लाइट को एब्जॉर्ब करता है। बोलता कौन लाइट को एब्जॉर्ब करता है? सब लाइट। और किसको छोड़ देता है? इसीलिए पत्ता हम क्या दिखाई पड़ता है? कोई पूछेगा कि पत्ता हरा क्यों दिखाई पड़ता है, क्या कहेंगे? क्लोरोफिल जो पत्ता में जो ये प्लांट के जो पत्ता में ये लीफ में जो क्लोरोफिल होता है, तो सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। किसको छोड़ देता है? तो बोलो फोटोसिंथेसिस में ग्रीन कलर का कोई काम नहीं। बच्चा पूर्व क्या समझता है? पत्ता तो ग्रीन होता है, वे लाइट ग्रीन कलर का। फोटोसिंथेसिस सबसे कम उपयोग किसका है? ग्रीन कलर। कोई उपयोग नहीं, फोटोसिंथेसिस ग्रीन कलर का कोई उपयोग नहीं है। बोलो अच्छा सुनो, फोटोसिंथेसिस बातचीत, फोटो सबसे अधिक कौन लाइट में होता है? रेड लाइट। रेड लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस। और सुनो, तो ये समझ लिया क्लोरोफिल। यहाँ ध्यान दो, सनलाइट, यहाँ ध्यान दो बाबू। सनलाइट में कितने कलर हुए? 7 कलर में से क्लोरोफिल कितने कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है? कितना? 6 को एब्जॉर्ब कर। कौन कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है? ग्रीन को। ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इसीलिए पत्ता का कलर कैसा देखते हैं? समझ में आ गया? अच्छा बोलो तो क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस में सबसे अधिक कौन लाइट यूज होता है?
कौन लाइट कलर? रेड कलर पूछेगा ऑब्जेक्टिव, उसके बाद ब्लू कलर, समझे ऑब्जेक्टिव पूछे तो सबसे ज्यादा सबसे बढ़िया फोटोसिंथेसिस रेड कलर में और उसके बाद ब्लू कलर। और कौन कलर का यूज नहीं है फोटोसिंथेसिस में? ग्रीन कलर का कोई यूज नहीं है। पत्ता ग्रीन क्यों दिखाई पड़ता है? क्लोरोफिल कितने कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है? हाँ, उसके काम ग्रीन को छोड़ कर दो, तो ग्रीन को छोड़ दिया तो आंख को कौन कलर दिखाई पड़ता है? ग्रीन कलर दिखाई पड़ता है। बोलो अब यहाँ देखो ब्लू, अरे आकाश ब्लू क्यों दिखाई पड़ता है? ब्लू कुछ है ऊपर में? कुछ नहीं है। कौन सी लाइट? ब्लू लाइट स्कैटर्ड हो गई, रेड लाइट पार कर जाता है। सुबह में सूरज कैसा दिखाई पड़ता है? लाल। और शाम में भी क्या लाल? शाम और सुबह में सूरज बहुत दूर चला जाता है हमसे, तो वहाँ उस दूरी से केवल कौन लाइट आ पाता है? रेड लाइट। इसीलिए उगता हुआ सूरज क्या करता है? लाल। तो लाल कलर स्कैटर्ड नहीं होता, दूर तक चला जाता है। इसीलिए सारा सिग्नल कौन कलर का बनाया जाता है? लाल कलर, दूर तक दिखाई देता है। नहीं बात लाल कलर बहुत दूर था। अभी बात समझ गया? सनलाइट का क्लोरोफिल समझ गया। अब बोलो एक बात और समझो। ये समझ है, कभी क्वेश्चन मेडिकल इंजीनियरिंग में पूछता है कि जो फोटोसिंथेसिस में जो वाटर में जो O2 निकलता है, फोटोसिंथेसिस में जो O2 निकलता है वो CO2 का है कि पानी का? तो कहेंगे पानी का। कहां से निकलता है? पानी के रिएक्शन, पानी से ऑक्सीजन। ये जो देखो ये ऑक्सीजन CO2 नहीं निकलता है। ये O2 किसका है? O2 किसका? वाटर का है। पूछता है केमिकल में, बोलो O2 किसका है? कार्बन CO2 वाला है कि पानी वाला है? किसका वाला ऑक्सीजन है? वाटर वाला। ऑब्जेक्टिव मानेंगे पानी का ऑक्सीजन, पानी से ऑक्सीजन। और सुनो, एक तुम लोग पूर्वक विद्यार्थी है, अच्छा बच्चा है, क्वेश्चन कर दिया कि सर 12H2O इधर क्या लिख रहे हैं? 6H2 क्या लिख रहे हैं? घटा दीजिए। कहीं पूर्वक किताब वाला मास्टर घटा भी सकते हैं, ठीक है घटा दे, घटाना नहीं लिखना पड़ेगा। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? ये वास्तव में पूर्वक अब देखो तुम समझ रहा है क्या लिख रहा है? 12H2, 6CO2, 12H2O, फिर क्या लगा? ग्लूकोज, और फिर क्या बना? 6H2O, पर क्या हो गया? O2, 6O2। या तो H2O इधर भी है और H2O इधर भी है। इधर कितना है? 12, इधर कितना है? 6। एक कमजोर बच्चा कहता है कि सर इसको इधर ले आइए ना, घटा देते हैं, 12 में से क्या हो जाएगा? 6 एक्स्ट्रा। यहाँ समझो इसका मतलब क्या है, क्या लिखने का मतलब है, समझ रहा? नहीं लिखेंगे तो गलती हो जाएगा, जो काट दे रहा है वो गलत हो जाएगा। क्या है कि इसमें क्या होता है? पहले CO2 और 12H2O मिलके एक कंपाउंड बना लेता है और फिर बाद में नया पानी बनता है। समझ आया? ये पानी नहीं है 12 में से 6 नहीं है। यानी फोटोसिंथेसिस में पानी रिएक्टेंट में भी है और प्रोडक्ट में भी बनता है, बाद में रिएक्शन के अंत में बनता है। समझ में आया? तो बोलो अब यदि कोई पूछेगा कि 6H2O मिटा सकते हैं कि नहीं मिटा सकते? कभी नहीं मिटा सकते। क्या है? क्या नहीं मिटा सकते? क्या नहीं मिटा सकते? बोलो ये CO2 और 12H2 पहले रिएक्शन करके सुना जाए, ये 12 पानी 12 वाटर रिएक्शन करके पहले खत्म हो, और खत्म होने के बाद फिर नया पानी बनता है। तो बोलो यदि तुम एक बात बोलो, इस रिएक्शन में पानी बनता है, इस ये जो 12H2O वो वाला पानी नहीं है, नया बना है। यानी वाटर रिएक्टेंट में भी है और क्या में है? समझ गया ना? तो ये पानी यहाँ ध्यान दो, ये पानी यदि इस 12 को वाला रहता तो हम मिटा देते। ये 12 पानी वाला में से 6 नहीं है, ये नया पानी बना है, अंत में फिर से बनता है। रिएक्शन हुआ, 12 वाटर मॉलिक्यूल यूज हो गया, पूरा यूज हो गया, लास्ट में फिर पानी भी बनता है, फिर पानी बनता है। तो ये पानी प्रोडक्ट में भी बनता है। यानी हम लोग कहेंगे ये 6H2O इसलिए नहीं मिटाएंगे क्योंकि ये रिएक्टेंट में भी है और फिर से दोबारा उस पानी का हिस्सा नहीं है, ये फिर से पानी बनता है। तो यानी वाटर मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में भी है और प्रोडक्ट में भी है, इसलिए क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अच्छा बोलो तो O2 कहाँ से आया है? कहाँ? CO2 से आया है। कहाँ से आया O2? लिख लो ये बात पर। O2 कम्स फ्रॉम कहाँ? वाटर। लिख लो, ये जो ऑक्सीजन आता है CO2 वाला नहीं है, यही ऑब्जेक्टिव आ जाता है। O2 कहाँ से आया? O2 comes from water, hydrolysis of water या photolysis of water. O2 comes from लिखा, O2 comes from water. अच्छा चलो एक बात बोलो तक क्लोरो, अच्छा बोलो तक पौधा का पत्ता हरा क्यों दिखाई पड़ता है? ग्रीन क्यों दिखाई पड़ता है? ग्रीन क्यों दिखाई पड़ता है? क्लोरोफिल कितने कलर का एब्जॉर्ब कर लेता है? 6 कलर। तो 7 में से 6 कलर खत्म हो गया, ग्रीन कलर तो नहीं एब्जॉर्ब कर पाता है, वही लाइट हमको आंख में दिखाई पड़ता है। अब बोलो आकाश का कलर ब्लू क्यों दिखाई पड़ता है? ब्लू कोई आकाश है? आकाश मतलब खाली, कुछ नहीं है,
समझ गए? कहीं कुछ नहीं है, जाओगे ऊपर बढ़ते जाएगा। क्यों? ब्लू आंख को भ्रम है, ब्लू कलर स्कैटर्ड हो जाता है ज्यादा, दूर कम जाता है। लाइट कलर दूर चला जाता है, स्कैटर्ड नहीं होता। इसीलिए उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज क्या दिखाई पड़ता है? लाल। क्योंकि बहुत दूर पड़ता है सूरज, केवल कौन लाइट हमारे पास आता है? रेड। बाकी लाइट स्कैटर्ड, छितरा जाता है। स्कैटर्ड मतलब छितराना। इसीलिए नीले गगन की कलर जो आते हैं तो नीले गगन कुछ नहीं है, वो लाइट का, ब्लू लाइट का स्कैटरिंग है। ब्लू लाइट जो छितराया है ना वो दिखाई। और आप समझ गए? पत्ता बोलो तब पेड़ का पत्ता हरा क्यों दिखाई पड़ता है? क्लोरोफिल कौन कौन कलर का ऑब्जर्व कर लेता है? 7 में से 6 को कौन कलर को छोड़ देता है? ग्रीन कलर। बोलो तब, बोलो किस लाइट में सबसे ज्यादा अधिक फोटोसिंथेसिस होता है? रेड लाइट। समझ गए? उसके बाद ब्लू, ठीक है, रेड के बाद ब्लू का नंबर। समझ गए बात को? अब क्लियर आपको समझ गए? फोटोसिंथेसिस समझ गए? सर आज हमको दो ही पार्ट हम लोग बच गया। दो कौन सी टाइम कितना? हाँ 8:25। अब देखो ये टॉपिक क्लियर हो गया। बोलो तब, बोलो फोटोसिंथेसिस में बोलो तब वाटर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। बोलो तब वाटर का क्या हो रहा है? कैसे ऑक्सीडेशन? -2 से कहां जा रहा है? बोलो तब 0। अच्छा ये ऑक्सीजन कहां से आया? पानी से आया कि CO2 से आया? पानी से आया। और CO2 वाला ऑक्सीजन कहां गया? कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज गेहूं चावल बना ना। अच्छा एक बात तुम लोग आश्चर्य, थोड़ा सा बात को समझो, जो व्यवहारिक बात होता है। एक बात सुनो, जिस दिन दुनिया क्लोरोफिल का मैकेनिज्म 100% समझ रहा, आर्टिफिशियल क्लोरोफिल बना लेगा। डॉक्टर हरगोविंद खुराना आर्टिफिशियल जीन बना दी, पढ़ाएंगे बायोमोलिक्यूल, वो आदमी का नेचर बदल सकता है ना। एक सुई बच्चे के जन्म से के आसपास, जन्म से पहले या जाइगोट के फॉर्मेशन में रहता है, उस समय यदि उसको सुई दे दिया जाए तो उसका ब्रेन चेंज कर देगा। आइंस्टीन भी बना सकता था, महात्मा गांधी भी बना। उसका जीन देख लेगा, महात्मा गांधी वाला जीन कैसा है, आइंस्टीन वाला जीन कैसा है। हम लोग पढ़े थे कि मदर फादर से हम लोग क्रोमोसोम प्राप्त करते, नया जीन बना दिए। कौन? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। आज अभी तक कोई आदमी जन्म नहीं लिया जो क्लोरोफिल बना दे। ऐसा जैसे कि क्लोरोफिल यदि बना देगा, सारा किसान का समस्या खत्म। गेहूं चावल फैक्ट्री में बनने लगे। क्या है? CO2 निकलता है ना फैक्ट्री में CO2। अब पानी में फ्री मिलता है नहीं, खाली क्या बनाना है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल में कमाल है कि लाइट को एब्जॉर्ब करके और सड़ा हुआ CO2 और पानी को मिला के क्या बना देता है? गेहूं और चावल, कार्बोहाइड्रेट। समझ में आई बात? तो सुनो जरा, अभी देखो पूरे प्रेम है ना, आप में बात करने मत। यहाँ देखो मैं बता रहा हूँ क्लोरोफिल। देखो जरा, यदि आर्टिफिशियल क्लोरोफिल बन जाए तो धान, गेहूं और चावल खेत में लगाने की जरूरत नहीं है। काहे बनता क्या? रिएक्शन तो यही होता है, CO2 प्लस वाटर। तो एक समय आएगा, हो सकता है कि कोई साइंटिस्ट कपड़े के ऊपर चला जाए, अच्छा क्लोरोफिल ऐसा व्यवहार बनाने, जो पत्ता में रहता है क्लोरोफिल। अब आज आप पेड़ पौधा का खाना कहाँ बनता है? पत्ता में। अब खाना फ्लोएम के द्वारा पूरा बॉडी में जाता है, खाना का सबको जरूरत होता है। और सुनो, देख सुनो, और क्या होता है? फल के रूप में एब्जॉर्ब करता है। जैसे हम लोग ज्यादा पैसा कमा लेते हैं बाबू, तो बैंक में जमा करते हैं। जब ज्यादा पैसा, देखो पहले तो पेड़ पौधा खाना का यूज किया। अब मान लो तुमको सुनो 20,000 का महीना खर्च है, दरोगा जी को आ रहा है 1 लाख का महीना। जब 20,000 का खर्चा हो, बाकी कहीं जमा होगा ना बैंक में। वैसे ही पेड़ पौधा क्या करता है? अपना खाने लायक यूज करता है, जो बचता है वो आगे के लिए, आगे लॉन्ग लाइफ व्यवस्था बहुत दिन जिएगी, तो क्या करता है? गेहूं चावल बना के फल के रूप में जो रखता है, फिर हम लोग काट के खा जाते हैं। हम लोग भी खा लेते हैं नहीं, और उसका लाइफ खत्म हुआ, हम लोग खा जाते हैं। गेहूं चावल हम लोग खा जाते हैं ना। पेड़ पौधा हमारे लिए नहीं बनाता है, वो अपने पर्पस से बनाता है। ज्यादा बन गया तो जमा करते हैं, फिर कल खाएंगे, परसों खाएंगे। पैसा बहुत आने लगा तो आदमी बैंक में जमा करता है। वैसे ही अब देखो, एक मिनट सुनो, जो ये कार्बोहाइड्रेट बनता है, यही कार्बोहाइड्रेट बॉडी में, हमारे बॉडी में भी जलता है, पेड़ पौधा की बॉडी में भी जलता है। यही फ्यूल का काम करता है बाबू, इंजन चलाने के लिए। समझ गए ना? यही ग्लूकोज के कंबशन से बॉडी में एनर्जी आता है। समझ गए बात को? अब जो फोटोसिंथेसिस का 2 दिन भी पढ़ाएंगे ना कम से कम, लेकिन जो तुम्हारे काम का समझ गया। बोलो तो फोटोसिंथेसिस कौन लाइट में होगा सबसे ज्यादा? कौन लाइट में? ग्रीन लाइट में, रेड लाइट में। ग्रीन लाइट में सबसे खराब। ग्रीन लाइट को रिजेक्ट करता है, इसलिए पत्ता का कलर कैसा दिखाई पड़ता है? ग्रीन लाइट तो जॉब नहीं करता है, बाकी 6 कलर को क्या कर लेता है? जॉब। ये सब समझ गए सर? आज हम लोग यहाँ तक आए। 2 पॉइंट हमारा बच गया। कौन? तुम लोग समय पर आओ, थोड़ा पहले आओ, है ना, लेट कर देता है। समय पर आओ, 4 घंटे आज खत्म हो गया, ठीक है? आराम से तो कल हम लोग बताएंगे हाइड्रोलिसिस और क्या बताएंगे? हाइड्रोलिसिस। बोलो तो आज हम लोग कौन कौन रिएक्शन पढ़ गए वाटर का? कौन कौन रिएक्शन?
और कौन रिएक्शन पढ़े बोलो? एम्फोटेरिक नेचर और कौन रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में हम लोग 3 रिएक्शन पढ़े, एम्फोटेरिक में 2 रिएक्शन पढ़े, ऐसे पढ़े। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो इधर, अभी जितना पढ़ा है इसके बारे में जानकारी क्या कहेंगे। आईआईटी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम बच्चा फेल करेगा, मैक्सिमम बच्चा रिजेक्ट वो उसको इसमें फंसेगा। अभी तुम कह दोगे सबसे ज्यादा क्या होता है फोटोसिंथेसिस? ग्रीन लाइट, पत्ता हरा होता है। ग्रीन लाइट को कुछ नहीं होता, नहीं ग्रीन लाइट तो रिजेक्टेड लाइट है, और पत्ता को रिजेक्टेड लाइट ग्रीन है। चलो आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं सर, आगे पढ़ाएंगे क्योंकि सर का टाइम हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे। एक बाबू इस पर